हमारा ब्रह्मांड अब गड़बड़ाने लगा है और लगता है कि हम खगोल विज्ञान के सबसे बड़े तनाव से गुजर रहे हैं जब से आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को फिर से परिभाषित किया। लेकिन वैज्ञानिक अभी घबरा नहीं रहे, क्योंकि इस तरह की उथल पुथल का मतलब आमतौर पर यह होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा खोजने वाले हैं। तो चलिए संकट को पैदा करने वाले सबसे बड़े मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। दशकों तक कॉस्मेटोलॉजी, मेरा मतलब कॉस्मोलॉजी, इस विचार पर चलती थी कि ब्रह्मांड, इसके भीतर किसी के लिए भी कहीं भी सभी दिशाओं में एक जैसा दिखना चाहिए। वे इस विचार को बुनियादी कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत कहते हैं। इसे कॉस्मेटोलॉजिकल सिद्धांत समझने की गलती न करें, जो कहता है कि सभी महिलाओं को अपने लिए सही लिपस्टिक का रंग लगाना चाहिए। खैर, मैं भटक रहा हूँ। कॉस्मोलॉजिकल रूप से कहें तो इसका मतलब है कि आप पास से झुंड देख सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सब कुछ एक समान होना चाहिए। इस वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी संरचना लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये काफी बड़ा है। इसलिए वे बिग रिंग नाम की एक संरचना पाकर और भी हैरान रह गए। ये चीज आकाशगंगाओं और उनके समूहों से बना लगभग एक आदर्श घेरा है, और ये लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। अब एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और चूंकि प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, ये पहले ही बता देता है कि ये दूरी कितनी विशाल है। अगर आपकी आंखें इसे देख पाती तो ये आसमान में एक साथ कतार में लगे 15 पूर्णिमा के चंद्रमाओं की तरह फैला होता। देखा? और बिग रिंग अकेली नहीं है। कुछ साल पहले उसी खगोल शास्त्री ने जायंट आर्क नाम की चीज देखी थी, जो 3.3 अरब प्रकाश वर्ष में फैली एक घुमावदार संरचना है। फिर 2015 में मिला विशाल GRB रिंग है, जिसका व्यास दिमाग चकरा देने वाला 5.6 अरब प्रकाश वर्ष है। बिग रिंग और जायंट आर्क आसमान के एक ही हिस्से में पृथ्वी से लगभग एक ही दूरी पर दिखाई देते हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि वे वास्तव में एक और भी बड़ी संरचना के हिस्से हैं जो सामने ही छिपी हुई है। अब एक और वैज्ञानिक ड्रामा हबल कांस्टेंट नाम की चीज से जुड़ा है, यानी ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैलता है, कोई वस्तु कितनी दूर है और वो हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है, इसके बीच का संबंध। वह संख्या वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की आयु, आकार और भविष्य का पता लगाने में मदद करती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने लगभग 1% की सटीकता के साथ उस संख्या को निर्धारित किया। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। तो पहले हबल था और बाद में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसने दूर की आकाशगंगाओं की दूरी मापी और पता लगाया कि वे हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। आम भाषा में कहें तो उन्होंने दिखाया कि अंतरिक्ष में हर 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर जाने पर आकाशगंगाएं लगभग 45 से 47 मील प्रति सेकंड की गति से दूर जाती हैं। वो विस्तार की गति 13.8 अरब वर्ष पुराने ब्रह्मांड के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार को मापने का एक और बिल्कुल अलग तरीका है, और ये समय में बहुत पीछे तक देखता है। वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB का अध्ययन करते हैं, जो बिग बैंग से बची हुई गर्मी है। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है, जो तब निकला जब ब्रह्मांड प्रकाश के स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। जब वैज्ञानिक CMB का उपयोग ये गणना करने के लिए करते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, तो उन्हें 45 से 47 के बजाय लगभग 42 मील प्रति सेकंड प्रति 10 लाख प्रकाश वर्ष की धीमी संख्या मिलती है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान में ये अंतर बहुत बड़ा है। दोनों विधियां बेहद सटीक हैं, और फिर भी वे जिद्दी की तरह एक दूसरे से सहमत होने से इनकार करती हैं। इस असहमति का एक नाम है हम्बल टेंशन। अभी कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआती ब्रह्मांड की हमारी समझ में शायद कुछ कमी रह गई है। अब ठीक जब खगोलविदों ने सोचा कि ये और अजीब नहीं हो सकता, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सब कुछ बदल दिया। इसने कुछ असंभव शुरुआती आकाशगंगाओं को देखा। ये आकाशगंगाएं बिग बैंग के मात्र 500 से 800 मिलियन वर्ष बाद दिखाई देती हैं। हमारी अब तक की जानकारी के अनुसार उस उम्र की आकाशगंगाओं को अव्यवस्थित, छोटी और अधूरी दिखनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वेब ऐसी आकाशगंगाओं को देख रहा है जो ऐसी लगती हैं जैसे उन्हें विकसित होने में अरबों साल लगे हों। वे पहले से ही डिस्क और उभार जैसे व्यवस्थित आकार दिखाती हैं, मूल रूप से वही संरचनाएं जो आप मिल्की वे जैसी आधुनिक आकाशगंगाओं में देखते हैं। ऐसी विशेषताओं को बनने में कई अरब साल लगने चाहिए, न कि कुछ 100 मिलियन। ये किसी ऐसे किशोर से मिलने जैसा है जिसके पास किसी तरह 80 साल के बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता हो। अब कुछ मामलों में छोटी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं की तुलना में अधिक द्रव्यमान वाली लगती हैं, जो हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट देता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि उन शुरुआती आकाशगंगाओं में ऑक्सीजन और कार्बन जैसे भारी तत्व मौजूद हैं।
तारे उन तत्वों को बनाते हैं, लेकिन तारों को परमाणु संलयन के माध्यम से उन्हें तैयार करने के लिए समय चाहिए। इतनी जल्दी ऐसे भारी तत्वों को देखना वैसा ही है जैसे ओवन के आविष्कार से पहले ही पकी हुई ब्रेड मिल जाना। या तो ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुआ, या हमारी समय रेखा में पूरे अध्याय गायब हैं। ब्रह्मांड विज्ञान में एक और अजीब सिरदर्द लिथियम को लेकर है। हाँ, वही तत्व जो फोन की बैटरी में होता है। बिग बैंग के विचार के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड बेहद गर्म और सघन था, इतना गर्म कि कणों को आपस में टकराकर लिथियम की एक छोटी मात्रा बना सके। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि हमें आज भी तैरते हुए हर 10 अरब हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए लगभग 5 लिथियम परमाणु दिखने चाहिए। खगोलविद वास्तव में तारों को देखकर इसकी जांच कर सकते हैं। वे स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तारों के प्रकाश को रंगों में विभाजित करना, ताकि ये देखा जा सके कि अंदर कौन से तत्व हैं। अब किसी तारे की उम्र का अनुमान लगाने के लिए वे लोहे को देखते हैं। लोहा केवल सुपरनोवा विस्फोटों में बनता है, इसलिए बहुत कम लोहे वाले तारे बहुत पुराने होते हैं, जिनका जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड अभी नया था। लेकिन यहाँ समस्या ये है, उन प्राचीन कम लोहे वाले तारों में लिथियम की मात्रा ना के बराबर है। सिर्फ थोड़ी कम नहीं, बल्कि कभी कभी बिग बैंग के अनुमान से 20वें हिस्से से भी कम। और तारा जितना पुराना होता है, ये अंतर उतना ही गहरा होता जाता है। वैज्ञानिक इस उलझन को लिथियम समस्या कहते हैं, और ये दशकों से ब्रह्मांड विज्ञान को परेशान कर रही है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह कहकर इसे समझाने की कोशिश की कि तारे किसी तरह आंतरिक रूप से लिथियम को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उस विचार का हर तर्क अन्य अवलोकनों के सामने टिक नहीं पाता। सुलझने के बजाय ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। और जब एक साधारण तत्व उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तो इसका मतलब है कि शुरुआती ब्रह्मांड की हमारी समझ में अभी भी कुछ बड़ी कमी है। खैर, डार्क मैटर इस तस्वीर में एक और धुंधलापन जोड़ देता है। वैज्ञानिकों ने यह समझाने के लिए इसकी कल्पना की कि आकाशगंगाएं बिखर क्यों नहीं जाती। ये एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है। मॉडल अनुमान लगाते हैं कि डार्क मैटर को आकाशगंगा के केंद्रों में घनी तरह से जमा होना चाहिए और नुकीले स्पाइक्स बनाने चाहिए, लेकिन इसके बजाय अवलोकन लगातार चिकने और नरम कोर दिखा रहे हैं। ये एक पर्वत शिखर की उम्मीद करने और एक ढलानी पहाड़ी पाने जैसा है। ये विसंगति दिखाती है कि डार्क मैटर वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा वैज्ञानिकों ने माना था। उनमें से कुछ तो ये भी सुझाव देते हैं कि डार्क मैटर शायद 5वें बल को महसूस करता है, जो गुरुत्वाकर्षण और अन्य ज्ञात बलों से परे हैं। ये विचार सुनने में अजीब लगता है, पर यह बखूबी समझाता है कि डार्क मैटर अनुमान से अलग तरीके से क्यों फैलता है। अगर ये सच साबित हुआ तो ये आकाशगंगाओं के बनने, उनके विकसित होने और हर स्तर पर ब्रह्मांड की संरचना के प्रति हमारे नजरिए को बदल देगा। और अंत में डार्क एनर्जी है जिसने वैज्ञानिकों को तब से उलझा रखा है जब से उन्होंने लगभग 25 साल पहले इसकी खोज की थी। ये ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाती है और हम अभी भी नहीं जानते कि ये क्या है। मूल विचार ये था कि डार्क एनर्जी स्थिर रहती है, जैसे खाली स्थान का अपना एक अंतर्निहित दबाव हो। कुछ सिद्धांत इसे क्वांटम उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं, जो खाली स्थान में पैदा होने और लुप्त होने वाले सूक्ष्म कण हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गणना की कि वो प्रभाव कितना शक्तिशाली होना चाहिए, तो उन्हें एक ऐसा मान मिला जो खरबों गुना ज्यादा बड़ा था। तो स्पष्ट रूप से कुछ तो गड़बड़ थी। अब एक विशाल प्रोजेक्ट से पता चलता है कि डार्क एनर्जी शायद स्थिर नहीं है। इसके बजाय ये लगभग 4.5 अरब साल पहले चरम पर रही होगी और तब से धीरे धीरे कमजोर हुई है। अगर ये सच है तो डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती रहती है। ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के भविष्य को नियंत्रित करती है। अगर ये शक्तिशाली बनी रही तो ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहेगा, जब तक कि आकाशगंगाएं इतनी दूर न चली जाएं कि हम उन्हें देख ही न सकें, जिसे बिग फ्रीज कहा जाता है। अगर डार्क एनर्जी काफी कमजोर हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे पलटवार कर सकता है, फैलाव धीमा हो जाएगा और जो आकाशगंगाएं अभी ओझल हो रही हैं, वे फिर से दिखाई दे सकती हैं। इन सभी समस्याओं में कुछ परेशान करने वाली बात है, ये व्यवस्थित हैं। ये उपकरणों, तरीकों और शोध टीमों में दोहराए जाते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां इतनी निरंतरता से व्यवहार नहीं करती। ब्रह्मांड विरोधाभासी उत्तर देता रहता है, चाहे वैज्ञानिक कितनी भी सावधानी से प्रश्न पूछें। यही वजह है कि शोधकर्ता इसे संकट कहते हैं। इसलिए नहीं कि विज्ञान फेल हो गया, बल्कि इसलिए कि यह बिल्कुल सही काम कर रहा है और दिखा रहा है कि हमारी सोच कहां कम पड़ रही है।